Welcome back, students. Today we are going to start our new topic, that is mass and weight. Let's define first mass and weight one by one. What is mass? Mass is defined as mass is defined as the quantity of matter contained in it. ओके, किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस बॉडी का मास बोलते हैं। और ये हमेशा ही क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। चाहे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर बात करें, तब भी किसी भी बॉडी के मास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज पहले हम बात करते हैं अर्थ के सरफेस पे, और फिर सेम बॉडी को अगर हम चेक करते हैं, उसी बॉडी का मास को अगर हम चेक करते हैं मून के सरफेस पे, तो ये क्या रहेगा? मून के सरफेस के ऊपर भी और अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हमारा जो मास क्या रहेगा उस बॉडी का? कांस्टेंट रहेगा। ओके, दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेट की, वेट is defined as the force exerted by the earth on a body towards its center. Okay, towards its center, or we can simply say that the force of attraction exerted by the earth, or simply we can say the gravitational pull towards the center of earth exerted by the earth on any body is known as the weight. It is a not constant. For the earth surface it is different, and for the moon surface it is different. Means कि अगर हम बात करते हैं किसी भी बॉडी की जिसका मास 5 kg है, और उसके ऊपर हम बात करें उसके वेट की, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर उसका वेट क्या रहेगा? अलग रहेगा। और मून के सरफेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वेट क्या रहेगा? अलग रहेगा। दोनों ही क्या रहेंगे? अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन मास क्या रहता है? मास हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। अर्थ के सरफेस के ऊपर भी बात करें, चाहे हम किसी दूसरे प्लेनेट के सरफेस के ऊपर बात करें, सेम बॉडी का मास क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड वेट। फर्स्ट टू डिफरेंसेस आर देयर। नेक्स्ट वन इज I am writing here mass and here the weight. Okay, mass is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Mass has no particular direction, but weight is a vector quantity. वेट क्या रहता है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ के सेंटर की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी इसकी, तो ये क्या रहेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। और वेट को हम किससे लिखते हैं? W इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पर g क्या रहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की क्या रहती है? पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो वेट की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और मास की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तो ये हमारा क्या रहेगा? एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज मास इज कांस्टेंट बट वेट इज नॉट कांस्टेंट। सेकंड वी कैन राइट मास इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी बट weight is not constant। क्या रहता है? ये चेंज होता रहता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग बॉडी का अलग अलग प्लेनेट के ऊपर अलग अलग वेट शो होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मास कैन नॉट बी जीरो।
mass can't be zero, but weight can be zero. वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास किसी भी बॉडी का जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में मैटर तो कंटेंट रहेगा ही रहेगा और उस मैटर का मास भी जरूर होगा। तो मास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है वो जीरो हो सकता है। इट मींस वेट किसी भी बॉडी का जीरो पॉसिबल है। ओके, जो हमारी मास है, मास की जो यूनिट्स रहती हैं, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, किलोग्राम, पाउंड एटसेट्रा, इस तरह की यूनिट्स रहेंगी। और वेट के लिए जो हम यूनिट लिखते हैं वो क्या रहती है, न्यूटन। ओके, तो वेट के लिए जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिट यहाँ से जो रहेगी न्यूटन रहेगी। यहाँ से हम देख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। सो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन होती है। तो वेट की क्या रहेगी यूनिट हमारे पास, न्यूटन रहेगी। नेक्स्ट वन इज आवर इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज विच determines its inertia in the translatory motion। किसी भी ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान वो मास जो बॉडी के इनर्शिया को डिटरमाइन करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, इनर्शियल मास बोलते हैं। और इनर्शियल मास हम किससे डिफाइन करते हैं, हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बताते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें, फोर्स किसके इक्वल रहता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल रहता है। और यहाँ से जब हम मास की वैल्यू निकालते हैं, मास इज इक्वल टू क्या आता है, फोर्स डिवाइड बाय में एक्सेलरेशन। तो ये जो मास है, इस मास को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इनर्शिया के बारे में हमें बता रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल मास की, ग्रेविटेशनल मास किसी भी बॉडी का वो मास होता है जो हमें उस बॉडी के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल पुल के बारे में बताता है। ओके, ग्रेविटेशनल पुल के बारे में बताता है। अब हमने यहाँ पर बात की ग्रेविटेशनल पुल की, तो ग्रेविटेशनल पुल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सपोज ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक कोई बॉडी है जिसका मास हमने mg से रिप्रेजेंट किया है और अर्थ के मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास अर्थ की रेडियस है कैपिटल R। तो यहाँ पर इस छोटी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको हम किससे लिखेंगे, F इज इक्वल टू जी एम mg डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्मॉल mg की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर mg किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल मास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसकी इक्वल आती है, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय में जी एम के। ओके, तो यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्रेविटेशनल मास को, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इनर्शियल मास को। ओके, नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास एंड द ग्रेविटेशनल मास। Inertial mass can be measured with the help of a device known as inertial balance, and the gravitation, for measuring the gravitational masses we have the spring balance and the balancing machine, or we can simply say that the physical balance is used for measuring the gravitational masses. In modern physics we have modern devices like weighing machines, digital weighing machines, which can be used to measure the gravitational masses. Okay, and next one we have to discuss about the time, how we can measure the time which is passing in our surrounding. For measuring the time we use different phenomena, like in the ancient time we use the heartbeats. Okay, for measuring the time we use the heartbeats. Number of beats were counted of a human body and we measure the time time so passed. And after that we have the pendulum. Okay, we have the pendulum. By measuring the oscillations of a pendulum we can measure the time. Next one, for measuring the time, it is the rotation of earth about its axis and rotation revolution of earth around the sun. So these are the some parameters which are used to measure the time, for the measurement of time. And nowadays the cesium 133 atom is used for measuring the time.
and we know that the vibrations produced in the cesium-133 atom were used to measure the time which is passing. Okay, so students, this is all about the measurement of time and length, and in the next lecture we are going to discuss about the dimensional analysis of the quantities. Thank you. Have a nice day.